मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो बेस्ट फ्रेंड आर्यो और राका को दिखाया जाता है, जिन्होंने कॉलेज में आखिरी सेमेस्टर का आखिरी एग्जाम दिया था। और राका असल में हावा आइलैंड के एक बहुत ही फेमस माउंटेन पर हाइकिंग करना चाहता था, लेकिन आर्यो को हाइकिंग करने नहीं जाना होता क्योंकि उसकी माँ के खत्म होने के बाद में आर्यो बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा था। और ज्यादा दुख की बात ये थी कि आर्यो के पिता ने उसकी मॉम के खत्म होने के कुछ ही समय के बाद में दूसरी शादी कर ली थी और इसी वजह से आर्यो अकेले रहना चाहता था। लेकिन जब राका की गर्लफ्रेंड नीता आर्यो को ये बताती है कि वो अपनी फ्रेंड यूनी को भी हाइकिंग के लिए पूछने वाली है, तो आर्यो तुरंत ही साथ चलने के लिए मान जाता है क्योंकि आर्यो यूनी को पसंद करता था और यूनी भी आर्यो को पसंद करती है। और सबसे बड़ी बात कि अब वो भी हाइकिंग पर चलने के लिए राजी हो गई थी। खैर इसके बाद ये चारों प्लान बनाते हैं कि वो जीप में उस माउंटेन के रजिस्ट्रेशन पॉइंट तक जाएंगे और वहां से वो हाइकिंग के लिए उस माउंटेन पर निकल जाएंगे। अब ये चारों ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं और वो एक जीप में बैठकर अपने शहर से निकल पड़ते हैं और वो चारों बहुत ही खुश थे। लेकिन तभी यूनी को उसकी माँ का कॉल आता है और वो अपनी माँ की कॉल को देखकर काफी अपसेट हो जाती है और इस बात को आर्यो ने भी नोटिस कर लिया था। खैर अब इसके बाद में ये चारों ही माउंटेन के रजिस्ट्रेशन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं और वहां पर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसमें वहां का रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उन चारों के आईडी प्रूफ्स को और उनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को ले लेता है, ताकि इन केस अगर वो पहाड़ में भटक गए तो वहां पर उनके माता पिता या फिर परिवार वालों को कॉल करके बताया जा सके। और पेरेंट्स और फैमिली से याद आया कि राका हाइकिंग पर इसलिए चलना चाहता था क्योंकि वो एक ऑर्फन था और अभी भी वो एक ऑर्फनेज में ही रह रहा था और वहां रहना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खैर अब वो ऑफिसर जो होता है वो उन चारों को एक वार्निंग देता है कि ट्रेल को छोड़कर कहीं और नहीं जाना है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहाड़ और वहाँ की हर एक चीज की रिस्पेक्ट करनी है। तो नीता पूछती है कि ऐसा क्यों, तो राका ये बताता है कि कहा जाता है कि माउंटेन सेक्रेड होते हैं और वहाँ पर भटक रही स्पिरिट्स और एंटिटीज जो कि जंगल और माउंटेन को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए और हमेशा उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और ऐसा तभी होगा अगर वो पहाड़ और जंगल की रेस्पेक्ट करेंगे। और यही बात वहाँ पर खड़ा हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति भी कह रहा होता है। इनफैक्ट वो बूढ़ा व्यक्ति ये कहता है कि उन लोगों को अपने एरोगेंस और बचपने को छोड़कर ही हाइकिंग करने जाना चाहिए। खैर अब ऑफिसर उनको एक बात और बताता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उस पहाड़ी पर जो लेक है उससे उनको सख्त दूर रहना है क्योंकि लोग वहाँ पर गिरकर खत्म हो जाते हैं या फिर कभी भी नहीं मिलते, यानी कि वो लेक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी। खैर अब राका और यूनी तो उस पहाड़ की रेस्पेक्ट वाली बात को लेकर सीरियस होते हैं, लेकिन आर्यो और नीता को उन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। एनीवेज इसके बाद में ये चारों हाइकिंग करना शुरू कर देते हैं और वो पहाड़ पर काफी ऊपर तक चढ़ भी गए थे। और रास्ते में आर्यो बातों ही बातों में यूनी को ये बता देता है कि वो उसको पसंद करता है, लेकिन यूनी उससे ये पूछती है कि क्या वो उसके साथ रहेगा क्योंकि उसकी माँ एक शेमन थी। और लोगों का ये कहना है कि यूनी भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्यो उसके सवाल का जवाब नहीं देता और वो दोनों हाइकिंग कंटिन्यू कर देते हैं। खैर इसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर इन चारों को ही एक पेड़ के पास एक ऑफरिंग रखी हुई मिलती है, जो कि किसी ने वहां पर रखी हुई थी, लेकिन किसके लिए रखी थी ये उनको नहीं पता चलता, ना ही हमको बताया जाता। लेकिन वाइल्ड गेस करा जाए तो यहाँ पर ये पहाड़ की एंटिटी के लिए और स्पिरिट्स के लिए ही होगा। लेकिन नीता यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी करती है और वो उस ऑफरिंग को लात मार देती है और उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तभी एक आदमी की स्पिरिट नीता के कान में हावानीज भाषा में कुछ बोलती है। और हावानीज असल में हावा आइलैंड की रीजनल भाषा है, जो कि इंडोनेशियन भाषा से काफी अलग है और काफी डिफिकल्ट भी है। सो जो स्पिरिट ने बोला था उसकी ट्रांसलेशन ये थी कि जो वहाँ पर आए हैं वो अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे। अब ये सुनकर नीता बहुत घबरा जाती है और हावानीज भाषा वहाँ पर सिर्फ नीता को आती थी, तो ये बात पॉसिबल ही नहीं थी कि वो शब्द उसके दोस्तों में से किसी ने बोले होंगे। लेकिन वहाँ का अचानक पूरा माहौल बदल जाता है, लेकिन नीता फिर भी उन चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है और उसके पीछे बाकी सब भी आगे चले गए थे। अब नीता ईयरफोन्स लगाकर चल रही होती है तो वो ट्रेल से हटकर चलने लगती है और जब राका उसको रोकने के लिए आवाज लगाता है तो उसको सुनाई नहीं देता और वो ट्रेल से काफी दूर चली जाती है और उसके पीछे बाकी भी उसको रोकने के लिए जाते हैं। लेकिन नीता अचानक से उसी लेक के पास पहुंच गई थी जिसके पास जाने से रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने उनको सख्त मना किया था। अब नीता कहती है कि सब तो ठीक है और कोई उस लेक में नहीं गिरने वाला, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगती है और उसके दोस्त उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और ऐसा लग रहा था कि जैसे नीता को किसी ने वहां पर धकेला हो। खैर अब नीता लेक में गिर पड़ती है और उसे फिर से वही हावानीज शब्द सुनाई देते हैं, यानी कि जो वहां पर है वो वहीं पर रह जाएगा और घर जाने का रास्ता भूल जाएगा। खैर अब नीता को बचाने के लिए उसके दोस्त नीचे तक आते हैं, लेकिन उनको नीता लेक में नहीं दिख रही थी और यूनी देखती है कि नीता लेक से बाहर निकल आई थी और वो लेक के पास बैठी थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही होती, बल्कि उसकी बॉडी जो थी वो नीली पड़ गई थी। तो राका को लगता है कि शायद से नीता को हाइपोथर्मिया हुआ होगा, यानी कि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया है। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो नीता का जो शरीर था वो ज्यादा ठंड पकड़ गया था एज कम्पेयर टू उसकी बॉडी इतना हीट जनरेट नहीं कर पा रही थी। खैर अब ये दोस्त जो होते हैं इसी चीज को सोचकर वहीं पर कैंप लगाकर नीता के लिए सूप बनाते हैं और वो हाइकिंग वहीं पर रोककर वापस नीचे उतरने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी नीता को अचानक से कोई पजस कर लेता है और नीता एक डिमोनिक आवाज में बोलने लगती है कि जो वहाँ पर आए हैं वो घर का रास्ता भूल गए हैं और वो कभी भी वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। ये बोलकर अचानक से नीता बेहोश हो जाती है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी सभी बहुत डर गए थे और वो नीता को उठाकर नीचे जाने लगते हैं, लेकिन वो घूमकर वापस एक ही जगह पर आ रहे थे और ये बात उनको बहुत ही अजीब लगती है क्योंकि वो ट्रेल को लगातार फॉलो कर रहे थे लेकिन फिर भी नीचे नहीं पहुंचते।
खैर अब अचानक से इन सभी को लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है और वो उन लोगों की आवाजों का पीछा करते हुए एक मार्केट तक आ गए थे, जहाँ पर ढेर सारे लोग चीजें खरीद रहे होते हैं और बेच भी रहे थे। लेकिन कोई भी आर्यो, राका और यूनी की बातों का जवाब नहीं दे रहा होता, तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं और नीता को भी होश आ गया था, तो वो उसको भी वहीं पर बैठा देते हैं। अब आर्यो और यूनी वॉशरूम जाते हैं और राका नीता के पास ही रुक गया था। वो देखता है कि कुछ लोग उसको ही घूरे जा रहे थे और उनके पीछे उसको एक लेडी का भूत भी दिखता है और अचानक वो लोग और उस लेडी का गोश्त वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो राको को ऐसा लगता है कि शायद वो थक गया है और इसलिए उसको चीजें दिख रही हैं, बेसिकली हेलुसिनेशन हो रहा है। अब दूसरी ओर यूनी और आर्यो को वॉशरूम के बाहर उनको नीता मिलती है, जो कि बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी और उन दोनों को देखकर वो वॉशरूम में चली जाती है और उसके पीछे यूनी और आर्यो भी वॉशरूम में चले गए थे। और वॉशरूम में आर्यो देखता है कि उसके साथ वाले वॉशरूम में एक लेडी का गोश्त होता है और वो बहुत डर जाता है। अब वो यूनी को भी ये बात बताता है कि तभी अचानक से उसे वॉशरूम के अंदर से ढेर सारा खून बाहर आते दिखता है। अब यूनी ये देखती है कि अंदर नीता थी, जो कि पजेस्ड हो गई थी और वो अपने प्राइवेट पार्ट से निकल रहे खून को पी रही थी और ये सब देखकर यूनी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। फिर आर्यो उस वॉशरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था और फिर वो दोनों जल्दी से राका के पास आते हैं और नीता जो थी वो तो वहीं पर बैठी थी, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई थी। यानी कि अंदर जो दिखी वो नीता नहीं थी, बल्कि नीता का किसी ने रूप लिया हुआ था। एनीवेज वहाँ एक दुकानदार को छोड़कर वहाँ के सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं और शॉकिंगली वो दुकानदार भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसका आधा फेस सड़ा हुआ था और उसको देखकर वो नीता को उठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। खैर जब वो मार्केट से बाहर निकलते हैं तो वो मुड़कर देखते हैं कि वो मार्केट गायब हो गई थी। अब अचानक से वो ट्रेल पर चलने लगते हैं और रास्ते में आर्यो को एक एंटिटी दिखती है, जो कि उसको बोल रही थी कि आर्यो और उसके दोस्त वहीं के रेसिडेंट्स बन जाएंगे और वो उस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो नीता का सैक्रिफाइस जरूर लेगा। अब अचानक से वो एंटिटी ये बोलकर गायब हो जाती है और ये तीनों अपने सामने ढेर सारे लोगों के भूतों को देखते हैं, जो कि किसी तरह का शो कर रहे थे। लेकिन तभी ये सारे के सारे भूत इन सब की तरफ घूमने लगते हैं और तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और जब हवा बंद होती है तो वो सारे के सारे भूत वहां से गायब हो जाते हैं। अब इन सब के बाद वो तीनों बहुत डर गए थे और वो जल्दी से जल्दी पहाड़ी से नीचे उतरने के लिए ट्रेल को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन इसी के चलते रात हो जाती है, लेकिन वो पहाड़ी से नीचे नहीं उतर पाते और गोल गोल एक सर्कल में लगातार घूमते जाते हैं और वो इसके चलते काफी थक गए थे। तो वो नीता को नीचे उतार लेते हैं और खुद भी वहीं पर बैठकर आराम करने लगते हैं कि तभी अचानक उनके सामने दो कुत्ते आकर खड़े हो जाते हैं, जिनकी आंखें सुर्ख लाल थी। लेकिन तभी उन कुत्तों का मालिक वहां पर आ जाता है, जो कि अपना नाम स्वरूप बताता है और वो उनको ये बोलता है कि उन चारों को वहां पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है और वो उन्हें वहां से नीचे जाने का रास्ता भी बताता है। और वो उनको ये भी कहता है कि वो उन चारों को नीचे जाने के रास्ते तक गाइड भी करेगा। लेकिन अचानक नीता जाग उठती है, जो कि किसी के पोजीशन में थी और उसकी आंखें अब पूरी सफेद हो जाती है। वो उठकर बैठ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो हवा में लेविटेट हो रही थी और वो सेम बात बोले जा रही थी कि जो वहां पर आए हैं वो वहीं पर बस जाएंगे और अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे। और फिर स्वरूप कुछ यहाँ पर चैंटिंग करने लगता है, जिसके चलते अचानक नीता नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर स्वरूप उनको ये बताता है कि नीता ऐसा इसलिए बर्ताव कर रही थी क्योंकि उसे लॉर्ड ऑफ द माउंटेन यानी कि माउंटेन डियटी ने पजेस कर लिया है और जिसे आर्यो ने पहले देखा था, जो कि ये कह रहा था कि वो वहीं पर बस जाएंगे और सैक्रिफाइस भी वो लेगा, तो वो असल में वो माउंटेन डियटी ही थी। खैर स्वरूप ये कहता है कि फिलहाल के लिए उसने नीता को माउंटेन डियटी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकाल तो दिया है, लेकिन वो पूरी तरह से अभी पोजीशन से बाहर नहीं आई है और इसलिए उन्हें स्वरूप के घर जाना होगा, क्योंकि वो जगह सबसे सेफ है और वहाँ उसे नीता पर एक रिचुअल भी परफॉर्म करना होगा। फिर रास्ते में वो उनको ये बताता है कि माउंटेन डियटी ने नीता को इसलिए पजेस किया होगा क्योंकि नीता उस सीक्रेट लेक के अंदर गिर गई होगी और नीता को वहां तक लेकर जाने वाली कोई पक्का वेंजफुल स्पिरिट होगी, क्योंकि नीता ने माउंटेन और जंगल की किसी तरह से डिसरिस्पेक्ट कर दी होगी और इसलिए ही उस स्पिरिट ने नीता को पनिश करने के लिए ऐसा करा होगा, यानी कि उसे लेक के अंदर फेंक दिया होगा, क्योंकि जो भी उस लेक के अंदर गिरता है उसकी सोल माउंटेन डियटी धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करने लगता है। और हमको याद है कि नीता ने क्या किया था, उसने वहां पर ऑफरिंग को लात मार दी थी और माउंटेन डियटी यहाँ पर इंसानों की सोल को इसलिए एब्जॉर्ब करती है क्योंकि उस लेक के अंदर सदियों पहले इंसानों को फेंक कर उनका सैक्रिफाइस किया जाता था और माउंटेन डियटी जो है वो उस इंसान की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया करता था जो भी उस लेक के अंदर जाया करता और उसके बदले वो पहाड़ी पर रहने वाले लोगों को प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन दिया करता था। लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं रहता और उसको नहीं पता कि वो वेंजफुल स्पिरिट्स लोगों का सैक्रिफाइस दे रही है या फिर उनको पनिश कर रही है। यानी कि जब भी कोई इस लेक के अंदर गिरता है तो माउंटेन डियटी को ऐसा लगता है कि उसको कोई सैक्रिफाइस ऑफर करा गया है। एनीवे स्वरूप उनको ये भी बताता है कि वो चारों डेड रेल्म के अंदर पहुंच गए हैं, यानी कि यहाँ पर वो रियल दुनिया के अंदर नहीं थे और जिन गोस्ट को उन तीनों ने देखा था वो गोस्ट नहीं है, बल्कि वो वही वेंजफुल स्पिरिट्स हैं जो कि माउंटेन्स के अंदर भटकती रहती हैं। और असल में ये जो वेंजफुल स्पिरिट्स हैं वो दोनों ही दुनियाओं में आ जा सकती हैं, लेकिन वो किसी को भी बेवजह तंग नहीं करती क्योंकि अब वो चारों डेड रेल्म के अंदर हैं
तो वो उन चारों को खत्म करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सोचकर देखो ये चारों अभी जिंदा थे और डेड रेलम के अंदर उनकी फिजिकल बॉडी मौजूद है। और ये जितनी भी स्पिरिट्स हैं वो असल में एक गांव के अंदर रहती हैं और उस जगह का नाम है डुसून माई, यानी कि द विलेज ऑफ द डिजीज्ड। यहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं, यानी कि मुर्दों का गाँव। और इसलिए इन चारों को उन मृत लोगों के जागने से पहले सुरूप के घर पहुंचना होगा। फिर इसके बाद वो सभी सुरूप के घर पहुंच जाते हैं और सुरूप उन्हें वहाँ पर लगी हुई अगरबत्ती दिखाकर ये कहता है कि जब तक ये अगरबत्ती जल रही है तब तक वो मृत लोग घर के अंदर नहीं आ सकते। फिर वो उन्हें अपनी बेटी अमारी से भी मिलवाता है, जिसे उसने बैम्बू स्टिक से बने हुए पिंजरे में रखा हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही बीमार थी और सुरूप उसको पानी तक नहीं दे रहा था, क्योंकि किसी बहुत ही सीरियस वजह से अमारी पानी नहीं पी सकती थी। इवन वो पानी के कांटेक्ट में भी नहीं आ सकती। खैर अब इसके बाद सुरूप नीता पर एक रिचुअल करता है और वो नीता को डियटी के पोजेशन से काफी हद तक बाहर निकाल देता है। खैर अब वो आर्यो और बाकियों को बताता है कि उन तीनों को नीता के साथ उसी मार्केट को क्रॉस करना होगा, क्योंकि वो मार्केट एक इंटर डायमेंशनल गेट जैसा है। और इसलिए जब आर्यो, यूनी, राका और नीता वो मार्केट क्रॉस कर रहे थे तो अचानक से वो गायब हो गई थी, क्योंकि उसे क्रॉस करने के बाद वो डेड वर्ल्ड के अंदर पहुंच गए थे। सुरूप कहता है कि उस मार्केट को क्रॉस करते ही वो माउंटेन से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन सुबह होने से पहले कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और वो उन तीनों को कोई भी दरवाजा या फिर खिड़की खोलने से भी सख्त मना करता है, जिसके बाद सभी सोने चले जाते हैं, क्योंकि वो सभी बहुत थक गए थे। अब रात को अचानक से सारे के सारे मृत लोग जाग जाते हैं और नीता भी जाग उठती है, जो कि अभी भी पजेस्ड हो रखी थी, और वो घर से बाहर जाकर एक चिकन को कच्चा दबाने लगती है। अब ये सुनकर यूनी की आंख खुल जाती है और वो नीता को बाहर चिकन को कच्चा खाते देखकर स्वरूप को उठाती है और सारी बात बोलती है। लेकिन जब तक स्वरूप बाहर नीता के पास जाता है तब तक नीता जंगल में भाग गई थी और स्वरूप आर्यो, यूनी और राका को वहीं पर घर के अंदर रहने के लिए कहता है और वो खुद अब नीता के पीछे चला गया था। लेकिन वहाँ पर वो मृत लोग स्वरूप को खींचकर अपने साथ ले जाते हैं। अब स्वरूप के घर के अंदर अमारी लगातार पानी मांग रही थी, तो राका को तरस आ जाता है और वो उसको पानी पिला देता है कि तभी अचानक से अमारी पजेस्ड हो जाती है और वो केज तोड़कर घर से भाग गई थी। और अब हमको ये पता चलता है कि स्वरूप आखिरकार अपनी ही बेटी को पानी क्यों नहीं पिला रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो पानी आता है वो उसी लेक से आता है और उसने अपनी बेटी को माउंटेन डियटी के पोजेशन से बचाकर रखा हुआ था। लेकिन अब उस पानी की वजह से वो फिर से पजेस्ड हो गई है। इसका मतलब ये है कि अमारी भी कहीं ना कहीं उसी लेक के जरिए इस दुनिया में पहुंच गई थी। खैर अब ये तीनों भी अमारी के पीछे जाते हैं, लेकिन तभी कोई अमारी को खींचकर जंगल में ले जाता है और फिर वो तीनों थोड़ी दूर किसी तरह के रिचुअल की आवाज सुनते हैं। वो देखते हैं कि वो डेड पीपल किसी तरह का सैक्रिफिशियल रिचुअल कर रहे थे और वहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल इंसान थे, जिनमें से एक को तो वो खत्म कर देते हैं और वहीं उनके नीचे नीता और अमारी भी मौजूद थे, यानी कि अब अगला उनका नंबर भी था। खैर अब यहाँ होता यह है कि राका से थोड़ी सी आवाज हो जाती है, तो वो सभी के सभी मृत लोग जो होते हैं वो तीनों का पीछा करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए ये तीनों एक केव के अंदर छुप गए थे, यानी कि गुफा के अंदर। इन लोगों ने अब गुफा के एंट्रेंस को भी ब्लॉक कर दिया था। अब वो ये देखते हैं कि उस गुफा के अंदर उस गांव और मार्केट की ड्राइंग बनी हुई थी जिसे उन्होंने क्रॉस किया था और वहाँ भी सेम चीज लिखी हुई थी कि जो वहाँ पर आ गया वो वापस लौट नहीं सकता और वो अपने घर का रास्ता भूल जाएगा। खैर अब ये तीनों ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो कभी वहाँ से बाहर भी निकल पाएंगे, लेकिन आर्यो उनको उम्मीद बनाए रखने के लिए कहता है। अब अचानक से वहाँ पर खत्म हुए लोग एक दूसरी एंट्रेंस से अंदर आने लगते हैं और उनसे बचने के लिए ये तीनों जल्दी से जल्दी गुफा से बाहर निकलकर स्वरूप के घर की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन राका भागते हुए नीचे गिर जाता है और वो मृत लोग जो होते हैं वो उसको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। फिर आर्यो और यूनी ये देखते हैं कि स्वरूप के घर में लगाई गई अगरबत्ती खत्म हो चुकी थी, तो यूनी दूसरी अगरबत्ती ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर मृत लोग आ जाते हैं और उनसे बचकर आर्यो और यूनी छुप गए थे और फिर वो खत्म हुए लोग थोड़ी देर के बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। खैर उनके जाने के बाद में वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर मृत लोग जो थे वो गए नहीं थे, वो वापस लौट आते हैं और वो आर्यो और यूनी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। हालांकि उन दोनों ने उन मृत लोगों से लड़ने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब आर्यो और यूनी ये देखते हैं कि राका और स्वरूप अभी भी जिंदा थे और उनको बांध कर रखा गया था। खैर अब यहाँ पर आर्यो, राका और यूनी को ये बात पता लगती है कि स्वरूप भी असल में इन्हीं मृत लोगों में से एक है, लेकिन उसने अपनी इंसानियत किसी तरह से बचा ली थी, यानी कि वो पूरी तरह से मृत नहीं हुआ है। और वो ये बताता है कि जो लोग उन तीनों ने वहाँ पर देखे थे वो माउंटेन डियटी को देने वाले सैक्रिफाइस हैं और जो भी उस लेक में गिरकर डेड रेलम के अंदर फंस जाएगा वो उसका सैक्रिफाइस डेड पीपल माउंटेन डियटी को देते हैं, क्योंकि अगर माउंटेन डियटी को ये मृत लोग हर साल 21 लोगों का सैक्रिफाइस नहीं देंगे तो मृत लोगों का गांव जो है और रेल्म जो है वो नहीं रहेगा और ना उनकी एग्जिस्टेंस रहेगी। अब वो ये बताता है कि वो भी 1 साल पहले उस लेक के अंदर गिर गया था और वो इंस्टेंटली ही माउंटेन डियटी की पूरी पोजीशन में आ गया और जल्दी पोजीशन का मतलब वीक सोल, और ऐसे लोग जल्दी उन डेड पीपल की तरह बन जाते हैं और स्वरूप भी उन्हीं मृत लोगों में से एक बन गया था और माउंटेन डियटी को बस इंसानों का सैक्रिफाइस दिया जाता है। लेकिन खुद के वहां पर फंसने के कुछ ही समय के बाद में उसने अपनी बेटी को देखा जो कि वहां पर उसको ढूंढने आई थी और वहीं पर फंसी रह गई। मतलब ये मानकर चलो कि जो स्वरूप है वो लेक के अंदर
पत्थर गिर गया था उसके बाद में वो खत्म हो गया। लेकिन किसी तरह से यहाँ पर वो इस गाँव की तरह नहीं बना था, यानी कि इन मृत लोगों की तरह। उसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत मौजूद थी और वो लोगों की हेल्प किया करता था, जैसे कि यहाँ पर वो इन चारों की हेल्प कर रहा था। खैर जब स्वरूप की बेटी वहाँ पर आई तो वो उसकी बेटी का भी सेक्रीफाइस देने वाले थे, तो स्वरूप ने अपनी बेटी अमारी को मृत लोगों से छुपाकर अपने ही घर के अंदर रख लिया था और एक डेड पीपल की तरह वो प्रिटेंड करने लगा। लेकिन अमारी कमजोर थी तो वो धीरे धीरे डेड पीपल में से एक बन रही थी, तो स्वरूप को उसे प्रोटेक्शन मैजिक से कवर करके रखना पड़ा। और अमारी यहाँ पर 20वीं सेक्रीफाइस है और नीता 21वीं। अब आर्यो किसी तरह खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है और राका आर्यो को बताता है कि भले ही उसके माता पिता नहीं है लेकिन उसके पास एक भाई जरूर है जिसका नाम है आर्यो और वो उसको जरूर बचाएगा। अब आर्यो खुद को आजाद कर लेता है और वो बाकियों को भी फ्री करता है। अब उनका प्लान था कि मृत लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके नीता और अमारी को आजाद करना और उन दोनों को सुबह होने से पहले डेड पीपल से बचाना। और इसलिए राका खुद का सेक्रीफाइस दे देता है और वो मृत लोगों को अपने पीछे लगा लेता है और सभी की सभी गाँव की मृत स्पिरिट जो होती है वो उसका पीछा करने लगती है। और इसी बात का फायदा उठाकर आर्यो और यूनी नीता और अमारी को फ्री करते हैं और स्वरूप जो होता है वो उन दोनों को माउंटेन डियटी के पोजीशन से पूरी तरह बाहर निकाल देता है और फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। उधर राका को मृत लोगों ने घेर लिया था लेकिन राका उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मृत व्यक्ति जो होता है वो अपना हाथ राका की छाती के आर पार करके उसे खत्म कर देता है, यानी कि अब वो नहीं बच पाया था और उसका सेक्रीफाइस दे दिया गया। अब उधर वो मृत लोग आर्यो और बाकियों का पीछा कर रहे थे और उन्होंने आर्यो यूनी और स्वरूप को घेर लिया था। फिर वहाँ पर मृत लोग राका की लाश के साथ आते हैं और वहाँ माउंटेन डियटी भी आ गया था और वो स्वरूप को बताता है कि राका को अब 20वां सेक्रीफाइस गिना जाएगा, लेकिन अब नीता और अमारी में से किसी एक का सेक्रीफाइस देना ही होगा। तो स्वरूप इस बात पर यह कहता है कि 21वें सेक्रीफाइस के रूप में वो उसको मार दे, लेकिन इसके बदले में वो आर्यो यूनी नीता और अमारी को वहां से जाने दे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी उसके अंदर इंसानियत बाकी थी, तो यहाँ पर माउंटेन डियटी उसका सेक्रीफाइस लेने के लिए मान जाता है। मतलब कि अब जब स्वरूप का सेक्रीफाइस होगा तो वो पूरी तरह से मृत लोगों में से एक हो जाएगा और उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि आखिरकार उसकी कोई बेटी भी थी या फिर वो कभी इंसान भी था। एनीवेज अब स्वरूप आर्यो और यूनी को नीता और अमारी को वहां से लेकर जाने के लिए कहता है और वो वहां से जाने लगते हैं और मृत लोग स्वरूप को पकड़ लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अब उसका 21वां सेक्रीफाइस हो जाएगा और अब 1 साल के लिए कोई और सेक्रीफाइस नहीं लिया जाएगा। यानी कि इस पहाड़ के ऊपर हर साल खाली 21 लोग ही गायब हुआ करते थे एंड मोस्टली वो लोग हुआ करते थे जो कि माउंटेन डियटी की डिसरिस्पेक्ट करा करते, जैसे कि नीता कर रही थी। अब देखो जब स्वरूप यहाँ पर लेक के अंदर गिरा था तो उसके बाद उसको पूरी तरह से इस माउंटेन डियटी ने पजस कर लिया था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से। उसने अपनी इंसानियत को बचा लिया था और वो अभी भी यहाँ पर छुपकर रह रहा था और इसलिए स्वरूप के पास कोई और डेड पीपल नहीं आते थे। यानी कि उसको ढेर सारे रिचुअल्स की और बहुत सारी चीजों की नॉलेज थी जिसके चलते बाकी लोग उसकी तरफ नहीं आया करते। लेकिन अब फाइनली उसने खुद का सेक्रीफाइस पूरी तरह दे दिया था और अब वो भी इन्हीं मृत लोगों में से एक हो जाएगा। सिंपल सी बात मानकर चलो कि स्वरूप जो था वो उस लेक के अंदर डूबने के बाद दूसरे ही डेड रेल्म के अंदर पहुंच गया था और रियल वर्ल्ड के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस गायब हो चुकी थी काफी टाइम पहले ही। लेकिन अब तो वो वैसे भी नहीं बचेगा। हो सकता है कि उसकी लाश जो है वो माउंटेन के अंदर कहीं पर मिल जाए, क्योंकि अब उसकी सोल पूरी तरह से यहाँ पर माउंटेन डियटी की हो गई थी। खैर फाइनली इसके बाद स्वरूप के साथ बाकियों का सेक्रीफाइस दे दिया गया था और आर्यो और यूनी ने अमारी और नीता के साथ वो मार्केट क्रॉस कर ली थी, यानी कि वही इंटर डायमेंशनल गेट। और वहाँ जो गोस्ट खड़े हुए थे वो बस हंसे जा रहे थे क्योंकि वो लोग हार चुके थे। अब इसके बाद वो चारों बेहोश हो जाते हैं और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो ह्यूमन रेल्म के अंदर पहुंच गए थे। लेकिन नीता राका की मृत्यु को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और अमारी स्वरूप के मौत के बारे में जानकर काफी दुखी हो गई थी। यानी कि वो अपने पिता को बचाने गई थी लेकिन उनको बचा नहीं पाई। खैर इसके बाद उन चारों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वहाँ आर्यो, यूनी और नीता के पेरेंट्स आए हुए थे जो कि उनके माउंटेन में खो जाने से बहुत परेशान थे। लेकिन अपने बच्चों को सही सलामत देखकर पेरेंट्स बहुत ही रिलीफ में होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनी स्टार्टिंग में अपनी माँ के फोन को देखकर दुखी हो गई थी क्योंकि उसकी माँ एक शेमन थी, तो उसके चलते उसे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ करती। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर यूनी को समझ में आ गया था कि उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। खैर अब यहाँ से कहानी कुछ हफ्तों बाद शिफ्ट होती है और हम आर्यो, यूनी और नीता को देखते हैं और वो वापस से उसी माउंटेन पर हाइकिंग करने गए थे। लेकिन इस बार वो किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते और वैसे भी अब 1 साल तक कोई भी सेक्रीफाइस वहाँ पर नहीं लिया जाने वाला था। सबसे बड़ी बात कि इन लोगों को उस माउंटेन पर राका का ग्रेव स्टोन लगाना था और उन्होंने वो इसलिए किया था क्योंकि राका को नेचर से बहुत प्यार था और उसे ये पहाड़ अपने घर जैसे लगते थे और इसलिए वो बार बार यहाँ पर जाना चाहता था। खैर अब हम ये देखते हैं कि अपने दोस्त को खोने के बाद में आर्यो बिल्कुल बदल गया था और अब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीख गया था और वो अपने पिता से भी नाराज नहीं था क्योंकि चीजों की कदर करना उसको राका नहीं सिखाया था। क्योंकि आर्यो अपनी माँ के खत्म होने की वजह से दुखी रहा करता और कभी खुश नहीं रहता था, जबकि उसके पास उसके पिता तो थे। लेकिन दूसरी तरफ राका जो था वो बचपन से एक ऑर्फन था, लेकिन वो फिर भी हर एक पल को एंजॉय किया करता। एनीवेज अब इसके बाद में मूवी की एंडिंग में हमको ये बताया जाता है कि ये मूवी जो है वो वेलीरैंग माउंटेन के क्लाइंबर्स की बताई गई स्टोरी से इंस्पायर्ड है। यानी कि जैसा कि मेरी सारी मूवीज होती हैं, ये मूवी भी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी। इसी के साथ में डोसुन माइत यानी कि द विलेज ऑफ डिजीज मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।